सिर्फ आपका प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, जबकि सीक्वेंशियल जो लॉजिक सर्किट रहते हैं वो प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करते हैं और प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने कॉम्बिनेशनल में देखा था, हम गेट में अगर किसी एंड गेट में अगर आप 0 0 डाले तो आउटपुट आपको 0 मिलता था, पर जैसे ही आपने उसका इनपुट में 1 1 डाला तो आपको आउटपुट 1 मिल जाता था। इसका मतलब जैसे ही आपका इनपुट चेंज होता था आउटपुट भी आपका फटाफट चेंज होते जाता था। क्यों? क्योंकि आउटपुट आपका करंट इनपुट पे डिपेंड करता था, इसलिए चेंज होते जाता था। सीक्वेंशियल में ऐसा नहीं होता, करेंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट, तो प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब मुझे पिछला जो आउटपुट आया था गेट का वो कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा, तो उसको स्टोर करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है मेमोरी एलिमेंट की। तो दैट्स व्हाई इन कॉम्बिनेशनल इन सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वी हैव एन मेमोरी एलिमेंट। हमको इसलिए यहाँ पे सीक्वेंशियल वाले में एक मेमोरी एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि जब मैं यहाँ पे कुछ इनपुट डाला, और ये कॉम्बिनेशन लॉजिक मतलब यहाँ पे कुछ कुछ गेट लगे हुए हैं, मान लो यहाँ पे इस टाइप का कुछ एंड गेट और गेट या नॉट गेट या नैंड गेट या कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे गेट लगे, इसका आउटपुट फिर दूसरे में जा रहा है, फिर इस टाइप पूरा एक सर्किट है मान लीजिए। तो यहाँ पे कुछ इनपुट डाला और आपका आउटपुट मिल रहा है मान लीजिए 1, तो वो आउटपुट को यहाँ पे स्टोर कर देते हैं 1 को, जो भी आउटपुट मिला। फिर अगली बार मान लो यहाँ से मैं 0 0 डाल रहा हूँ, तो उसके साथ इस 1 को भी डाल देते हैं। एक इनपुट यहाँ से लिए और एक इनपुट जो प्रीवियस आपने आउटपुट स्टोर किया था वहां से लिए, और इन दोनों को फिर इसमें डालोगे तो फिर एक नया आउटपुट आएगा, फिर उस आउटपुट को यहाँ स्टोर कर देते हैं। अगली बार फिर एक इनपुट आप यहाँ से लेते हैं और दूसरा इनपुट जो प्रीवियस स्टोर था वहां से लेते हैं। सो इससे क्या होता है, आपका जो ये लॉजिक है, जो ये सर्किट है, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है और एक पिछला जो आउटपुट आया था उस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में मेमोरी एलिमेंट होता है और कॉम्बिनेशनल में मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है। मेमोरी एलिमेंट सीक्वेंशियल में इसलिए होता है क्योंकि ये प्रीवियस वाले आउटपुट को आपका स्टोर करके रखता है, सो दैट जब नेक्स्ट इनपुट आएगा तो उसके साथ ये पुराने वाले आउटपुट को भी इनपुट में डाल सके। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट का अगर डेफिनेशन बोले तो सीक्वेंशियल सर्किट आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट का मॉडिफिकेशन है, जिसमें हम लोग एक मेमोरी एलिमेंट ऐड करते हैं और इसमें जो आउटपुट रहता है वो प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करता है और साथ में प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। तो प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करने के लिए हम लोग मेमोरी एलिमेंट यूज करते हैं। तो अब इस यूनिट में जो भी आप पढ़ेंगे वो सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर के सर्किट्स होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले कैसे आप मेमोरी एलिमेंट बनता है, कैसे किसी चीज को स्टोर करते हैं, वो देखने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लैच से। लैच एक बेसिक बिल्डिंग डायग्राम है जो आप एक मिनट बस वेट कीजिए। हाँ यार, तो इस टाइप का कोई भी सर्किट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैच। लैच किस टाइप से बनता है? दो चीजों से बनता है, या तो आप नैंड गेट को यूज करके बना लें या तो आप नॉर गेट को यूज करके बना लें। नैंड गेट और नॉर गेट से लैच इसलिए बनाते हैं क्योंकि दोनों आपके यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, और बनता कैसे? एक नैंड गेट के नीचे दूसरा नैंड गेट, और देखिए एक इनपुट आप बाहर से लेंगे और दूसरा वाला इनपुट क्या रहेगा, प्रीवियस के आउटपुट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक इनपुट एस है जो वो डायरेक्टली ले रहे हैं नैंड गेट नंबर 1 में, और इसका जो दूसरा वाला इनपुट है वो कहां से आ रहा है, ये आर वाले नैंड गेट का जो आउटपुट रहेगा वही आउटपुट इसका दूसरा इनपुट बन जाएगा। सिमिलरली एस का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आर वाले का दूसरा इनपुट बन जाएगा, और एस और आर ये दो इनपुट आप बाहर से लेंगे, दैट कैन बी 0 और 1। आप इसको दोनों 0 0 डाल दें, इसको 0 1 डाल दें, या 1 0 डाल दें या 1 1 डाल दें, बट इसका जो सेकेंड इनपुट रहेगा वो सेकेंड इनपुट प्रीवियस के आउटपुट पे डिपेंड करेगा। इसका नीचे वाले गेट के आउटपुट पे डिपेंड करेगा, ऊपर वाले का, और 2 नंबर वाला जो है हमारा नैंड गेट उसका 1 नंबर का जो आउटपुट आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इस टाइप का कोई भी सर्किट को हम लोग बोलते हैं लैच। ये लैच स्टोरेज होता है जो आपके किसी भी चीज को स्टोर करके रखता है। अब ये लैच वर्क कैसे करता है, कैसे स्टोर करता है, ये देखिए, ये सर्किट ध्यान रखिएगा, इसको लैच बोलते हैं। यहाँ पे आप दोनों नैंड गेट यूज कर सकते हैं या दोनों नॉर गेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नॉर गेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए लैच वर्क कैसे करता है। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे आपने डाला 1 और यहाँ पे डाला 0। अब
ये जो गेट है ये कोई आउटपुट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसका दूसरा इनपुट क्या है, ये वाला इनपुट इसको नहीं मालूम है। सिमिलरली जो गेट नंबर 1, इसको लिख देता हूं मैं, गेट नंबर 1 भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और गेट नंबर 2 भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि गेट नंबर 1 में एक इनपुट तो आपने 1 डाल दिया, लेकिन दूसरा इनपुट अभी बताया नहीं है क्या है। सिमिलरली गेट नंबर 2 में एक इनपुट आपने 0 डाल दिया, बट दूसरा वाला अभी तक आपने नहीं बताया है कि दूसरा वाला इनपुट क्या है, तो दोनों गेट अभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नैंड गेट का एक बार टेबल देखते हैं कि क्या हो सकता है टेबल, कैसे इनको एग्जीक्यूट बनाएं, कैसे यहाँ से कुछ आउटपुट जनरेट करें। तो अगर आपको नैंड गेट का टेबल ध्यान होगा तो देखिएगा नैंड गेट का टेबल कुछ ऐसा होता है। अगर दो इनपुट है ए और बी, तो नैंड का आउटपुट क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर एक इनपुट 0 0 है, एक 0 1 है, दो इनपुट है तो यही पॉसिबिलिटी है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, और 1 0 है और 1 1 है, इन चारों में से ही कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो 0 0 पे एंड गेट का आउटपुट 0 होता है, नैंड गेट जस्ट अपोजिट होता है एंड से, इसलिए उसका आउटपुट 1 होगा। जहां पे एंड 0 होता है वहां पे नैंड 1 होगा, जस्ट अपोजिट। 0 1 पे एंड गेट आपका 0 देता है, तो ऑब्वियस है नैंड गेट आपका अपोजिट है तो 1 देगा। 1 0 का एंड 0 होता है तो नैंड 1 होगा, और 1 1 का एंड 1 होता है तो नैंड 0 होगा, जस्ट अपोजिट। तो नैंड गेट का टेबल आपको ध्यान रखना है, जिसका भी लैच बनाएंगे उसका टेबल याद रखना है। तो टेबल देखिए ऐसा होता है नैंड गेट का, 0 0 पे 1, 0 1 पे भी 1, 1 0 पे भी 1 और 1 1 पे 0, ये नैंड गेट का आउटपुट टेबल है। इसमें अगर हम लोग ध्यान दें थोड़ा सा तो आपको एक चीज इससे क्लियर हो जाएगी कि ए और बी में से अगर एक भी 0 हुआ तो नैंड गेट का आउटपुट 1 आता है। अगर इस टेबल को ध्यान से देखें तो यहां से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ए या बी, ए और बी दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट 0 हुआ, एक भी, दोनों हो गया तो सो फॉर सो गुड, बट अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए तो यहाँ का आउटपुट 1 आता है। देखिए इसमें ए वाला 0 हो गया था तो इसका आउटपुट 1 हो गया, इसमें बी वाला 0 हो गया था, इसका भी आउटपुट 1 हो गया, यहाँ दोनों 0 थे तो भी आउटपुट 1 हो गया। तो इसका मतलब नैंड गेट का आउटपुट 1 होता है अगर ए या बी दोनों में से एक भी इनपुट 0 हो जाए तो ये आपका एक रूल बन गया कि अगर आप सिंगल इनपुट को देखकर भी आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। नैंड गेट में अगर एक इनपुट 0 आ गया तो 100% कंफर्म है कि उसका आउटपुट 1 ही आएगा। तो देखिए नैंड गेट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो नैंड गेट नंबर 2 में दो इनपुट है, एक आर है और दूसरा इनपुट इसका आउटपुट है जो कि अभी जनरेट नहीं हुआ है, तो इसका आउटपुट अभी तो पहुंचा नहीं है अपने पास। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ 0 हो गई है, मतलब इस नैंड गेट में 2 नंबर वाले नैंड गेट में एक इनपुट 0 हो चुका है, और हमको पता है कि नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो उसका आउटपुट 100% आपको 1 ही मिलना है, दूसरे इनपुट की जरूरत नहीं है, दूसरा इनपुट का वेट करने की जरूरत नहीं, दूसरा इनपुट 0 हो या 1 हो कुछ भी हो, लेकिन अगर एक इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 1 ही मिलेगा। तो इस रूल को फॉलो करते हुए ये नैंड गेट एग्जीक्यूट कर जाएगा और इस दूसरे इनपुट का वेट नहीं करेगा। इसका एक इनपुट 0 हो गया है तो 100% आउटपुट 1 होगा, तो क्यू डेस की वैल्यू ये 1 कर देगा, और जैसे ही क्यू डेस की वैल्यू 1 होगी तो ये वाला 1 यहां से घूम करके इधर से होते हुए यहां पहुंच जाएगा। अब ऊपर वाले में दोनों में क्या मिला, 1 1, तो नैंड गेट के दोनों में अगर 1 1 जाता है तो आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो ये वाला आउटपुट आपका 0 हो गया। एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ हाँ, ज्योति कंधारी आई, हाँ आज से आई। पंचिंग का उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हाँ रजिस्टर नहीं हुआ। ठीक है, अभी क्लास चल रहा है, क्लास के बाद हो जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ये सर्किट को हम लोग स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे चल करके देखिए यहाँ पे 0 आउटपुट आ गया, वो 0 अगर यहाँ पे वापस घूम के आता है, ये वाला 0 यहाँ से निकलेगा और ये वाला 0 घूम के यहाँ पे आ गया मान लीजिए,
तो 0 0, तो दोनों 0, तो आउटपुट अगेन 1 हो जाएगा। और ये वाला 1 फिर से यहाँ पे जाएगा 1 1, अगेन आउटपुट 0 हो जाएगा। फिर 0 घूम के जाएगा 0 0 1 1 0, और ये घूमते रहेगा। इसका मतलब हमेशा आपको यहाँ से Q से 0 0 मिलते रहेगा और Q डैश से 1 1 मिलते रहेगा, इसीलिए इसको स्टोरेज बोलते हैं। ये स्टोर हो गया, एक साइकिल में चलते रहेगा, बार 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 ये साइकिल रिपीट होते रहेगा। एंड एवरी टाइम यू विल गेट 0 फ्रॉम द Q एंड 1 फ्रॉम द Q डैश। ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के अपोजिट होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे 0 मिल रहा है तो यहाँ 1 मिलना चाहिए, यहाँ 1 मिल रहा है तो 0 मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है लैच। तो लैच एक ऐसा सर्किट है जो कुछ बिट्स को, सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और इसमें हम लोग नैंड गेट या नॉर गेट को यूज करते हैं, और नैंड गेट और नॉर गेट को पैरेलली दो गेट को यूज करते हैं, और एक पहले वाले के आउटपुट को दूसरे में इनपुट में डाल देते हैं, और दूसरे वाले के आउटपुट को पहले के इनपुट में डाल देते हैं, और एक एक इनपुट आप बाहर से इसमें ले सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं आपको, 0 1 चेंज करके, फिर आपको सो दैट ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको मान लीजिए आपने यहाँ पे 0 डाल दिया और ये वाले में 1 डाल दिया, दूसरी कंडीशन। तो आपको पता है कि नैंड गेट में एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट उसका 1 ही होता है, तो ऊपर वाला नैंड गेट एग्जीक्यूट कर जाएगा। क्यों? ये दूसरे इनपुट का वेट नहीं करेगा, क्योंकि इसको मालूम है कि भाई नैंड गेट में एक भी इनपुट 0 जाता है तो उसका आउटपुट 1 हो जाता है। यहाँ पे आपने देख लिया है, देखिए ए और बी में से अगर एक भी 0 है, यहाँ पे देखो ए वाला 0 हो गया तो आउटपुट 1 मिल गया, यहाँ पे बी वाला 0 हो गया तो आउटपुट 1 मिल गया, यहाँ पे दोनों 0 है तो आउटपुट 1 मिल गया। मतलब एक भी, दोनों में से एक भी 0 होता है तो आउटपुट 100% 1 मिलता है। तो ऊपर वाले गेट बोलेगा भाई एक तो 0 हो गया तो दूसरे की जरूरत नहीं है, आउटपुट तो 1 मिलना ही मिलना है, तो ये आउटपुट 1 दे देगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। और जैसे ही आउटपुट 1 मिला, ये आउटपुट घूम करके यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, और 1 1, अब इसके दोनों इनपुट 1 1 हो गए, तो दोनों इनपुट 1 1 पे इसका आउटपुट मिलता है 0, तो ये 0 हो गया आउटपुट। नैंड गेट में दोनों इनपुट जब 1 डालेंगे तो आउटपुट आपको मिलता है 0, उसके अकॉर्डिंग 0 हो गया। ये 0 यहाँ से घूम करके, क्योंकि यहाँ के सेकंड इनपुट में है, वो यहाँ चला जाएगा। अब इसका दूसरा इनपुट भी आपको पता चल गया, दूसरा इनपुट जैसे ही पता चला, दोनों इनपुट 0 0, दोनों इनपुट 0 0, तो नैंड का आउटपुट अगेन 1, तो ये 1 था ही, तो फिर से 1 जनरेट हुआ, ये 1 घूम करके फिर यहाँ गया, तो 1 1 का आउटपुट 0, अगेन ये 0 गया, 0 0 का आउटपुट 1, ये घूमता रहेगा, और ये लैच में इनफाइनाइट साइकिल में चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये Q की वैल्यू 1 हमेशा आपकी स्टोर हो गई, और Q डैश की वैल्यू 0 स्टोर हो गई हमेशा के लिए। तो ये आपका मेमोरी एलिमेंट जैसा वर्क करता है, जो कि एक बिट को स्टोर कर पाता है, सिंगल बिट स्टोर कर पाता है, 0 या 1। तो इस सर्किट को बोलते हैं लैच। लैच कहाँ पे प्रॉब्लम करता है वो मैं आपको अब डिस्कस करता हूँ आगे। जब तक आपने 0 1 डाला, जब तक तो ठीक चल रहा था, आगे कहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आती है वो देखिए। नेक्स्ट इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, ये एक एक करके देखते जा रहे हैं। मान लीजिए अब आपने तीसरी चीज डाली, एक में आप 0 डाले थे, उसमें 1 डाले थे, फिर दूसरे वाले में 0 डाले और पहले वाले में 1 डाले। अब मान लीजिए अगर आप इस बार एक नया ट्राई करते हैं कि आपने इसमें भी 0 डाल दिया और इसमें भी 0 डाल दिया, तब क्या होगा? जब आप ऊपर वाले में भी 0 डाल दिए और नीचे वाले में भी 0 डाल दिए, तो आपको पता है कि जो सर्किट में एक भी इनपुट 0 होता है नैंड में, तो आउटपुट 1 मिल जाता है। तो ये वाला भी आपका आउटपुट 1 जनरेट कर देगा, और ये दूसरा वाला भी आपका एक आउटपुट 1 जनरेट कर देगा। यहाँ पे भी आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा, जो कि टोटली इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है कि आउटपुट अगर यहाँ पे Q मिल रहा है, तो यहाँ से जो आउटपुट मिलता है वो Q डैश मिलना चाहिए, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर 0 मिलता है तो यहाँ 1 मिलना चाहिए, यहाँ 1 मिल रहा है तो यहाँ 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इनवैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नैंड गेट वाले लैच में कभी भी आप दोनों जो एक्सटर्नल इनपुट ले रहे हैं वो 0 0 नहीं ले सकते। तो फिर क्या किया जाए? तो नॉर गेट का लैच बनाए, इसलिए कि भाई 0 0 के लिए क्या कर दें, 0 0 के लिए नॉर गेट लैच यूज कर सकते हैं। तो कुछ अदर कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है, ऐसा करके दूसरा लैच आया, जरूरत पड़ी, दूसरे लैच की जरूरत पड़ी।
दोनों में 0 0 डालने से आपका आउटपुट इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि दोनों गेट एग्जीक्यूट कर जाएंगे एक ही बार में, और सिंगल इनपुट 0 होने के कारण दोनों का आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का आउटपुट 1 हो जाएगा। बाद में ये 1 अगर घूम के इधर गया तो भी कोई फर्क नहीं है, 0 1 के कारण फिर से 1 होगा। ये 1 घूम के इधर गया तो भी 0 1 के कारण 1 होगा। तो मतलब दोनों का आउटपुट हमेशा 1 1 1 1 1 1 1 1 मिलते रहेगा, जो कि बिल्कुल इनवैलिड है, क्योंकि ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होना कंपलसरी है। ठीक है, तो अब चौथा डाल के देखते हैं 1 1। इस लैच में चौथी चीज जो डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं 1 1। तो देखिए 1 1 में क्या होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे भी 1 डाल दिया और इसमें भी 1 डाल दिया, तो नैंड गेट में क्या होता है, एक इनपुट अगर 0 हो तब तो आप आउटपुट 1 लिख सकते हो कॉन्फिडेंटली, बट एक इनपुट 1 है तो आप उसका आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए ये वाले केस में देखो, ए और बी में से एक इनपुट 1 था, ये वाले केस में देखिए ए और बी में से एक इनपुट 1 था, इसका आउटपुट क्या मिल रहा था 1। ये वाले में भी देखिए इसका एक इनपुट 1 हो गया था, यहाँ पे भी आउटपुट 1 मिल रहा था। तीसरे वाले केस में भी देखिए एक इनपुट 1 है और दूसरा 1 है, बट यहाँ पे आउटपुट 0 है। तो एक 1 देख करके आप नहीं बता सकते कि ये वाला 1 है, मान लो अगला 0 हो गया तब तो आउटपुट 1 हो जाएगा, और ये वाला 1 है और अगला जो दूसरा नहीं मालूम है, मान लीजिए वो वाला 1 की जगह 1 निकल गया, आउटपुट 0 हो जाएगा। तो एक इनपुट को देख के नहीं बता सकते। अगर यहाँ पे मान लो ये दूसरा वाला 0 होता है, ये वाला 0 होता है, तब तो आपका आउटपुट 1 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दूसरा वाला अगर इन केस 1 हो गया तो आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। मतलब जब तक कि ये दूसरा वाला मुझे नहीं पता है तब तक कि मैं इसके बारे में, इस सर्किट के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। तो मुझे वेट करना पड़ेगा इसका सेकेंड वाले इनपुट के लिए। तो कितनी देर वेट किया जाए, तो इनफाइनाइट टाइम तक तो वेट नहीं कर सकते, हमको तो सर्किट आगे चलाना है कहीं ना कहीं। ये तो हमेशा वेट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि क्यू डैश कब मिलेगा, जब ये दोनों इनपुट मिलेगा तब तो एग्जीक्यूट होकर के जनरेट होगा, और क्यू कब मिलेगा, जब ऊपर वाले में दोनों इनपुट आएगा तब वो एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों एक दूसरे का वेट करते रहेंगे और इनफाइनाइट टाइम के वेट के लिए चले जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एजम्पशन करते हैं। मान लो क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, दो ही हो सकती है, 0 या 1। तो सपोज क्यू की वैल्यू 0 है, मान लिया सपोज क्यू की वैल्यू 0 है, तो मान लिया इसकी वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, ये घूम करके यहाँ जाएगा और ये 0 चला जाएगा। अब इस गेट का एक इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट तो कंफर्म है आपको 1 मिलेगा, तो 1 हो गया इसका आउटपुट। ठीक है, ये यहाँ से ये 1 जनरेट हुआ तो ये 1 घूम करके ऊपर जाएगा और यहाँ दोनों 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 का क्या होता है, 1 1 का अगेन 0। तो आपने 0 मान के चला था और वापस से आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। आपने 0 माना था और 0 मिल गया, तो इसको मतलब हम लोग बोलते हैं n+1 नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो आपने 0 एज्यूम किया था और 0 मिल गया वापस से। और दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे क्या मान सकते थे, एक और 1 मान के चल सकते थे। एजम्पशन क्या क्या कर सकते हैं, 0 या 1, बिट का और तीसरा होता नहीं। तो सपोज यहाँ पे हम लोग 1 एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए दोनों में एक एक इनपुट 1 1 बाहर से ले लिया। क्यू की वैल्यू नहीं पता थी, क्यू की वैल्यू नहीं पता है तो अपन एज्यूम कर लिए। तो चलिए एज्यूम करते हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू मैं 1 एज्यूम कर रहा हूँ, तो क्या होगा, अगर आपने क्यू को 1 एज्यूम किया तो वो 1 इधर से घूम के जाएगा यहाँ पे, इसका दोनों इनपुट पता चल गया, तो 1 1 का आउटपुट क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया। देखिए नैंड गेट के टेबल से देखिएगा 1 1 का आउटपुट क्या होता है, 0। फिर ये 0 ऊपर घूम के गया, अब इसका दोनों में से एक इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट इसका 1 होगा। तो अगर आप 1 मान के चल रहे हो तो क्या मिल रहा है, वापस से 1 मिल जा रहा है। 0 मान के चल रहे हो तो वापस से 0 मिल जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नो चेंज। इस कंडीशन को बोलते हैं नो चेंज। नो चेंज का मतलब प्रीवियस आउटपुट जो भी क्यू का मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा तो 0 ही रहेगा, और 1 मिल रहा है तो 1 ही रहेगा। तो नैंड गेट लैच में आपने देखा कि 0 0 डालने पे क्या मिलेगा, तो 0 0 हम लोग कभी भी नैंड गेट लैच में नहीं डाल सकते,
क्योंकि उससे हमारा जो आउटपुट होता है क्यू और क्यू डैश के फॉर्म में नहीं मिलता है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं मिलता है। तो 0 और 0 नैंड गेट के लैच में कभी भी नहीं डालेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे इनवैलिड कंडीशन। अगर आप एस में 0 डालते हैं और आर में 1 डालते हैं तो आपको मिलेगा क्यू की वैल्यू 1 और क्यू डैश की वैल्यू मिलेगी 0। अगर आप एस में 1 डालते हैं और आर में 0 डालते हैं, मतलब 1 0 वाला केस, तो उस केस में आपको क्यू की वैल्यू मिलती है 0 और क्यू डैश मिलता है 1। और दोनों में 1 1 डालते हैं तो ये गेट एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि दूसरे इनपुट के बगैर ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो वेट करता है दूसरे इनपुट का। तो दूसरे इनपुट का वेट करने से काफी टाइम वेट करने के बाद हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं। एजम्पशन लेते हैं क्यू की वैल्यू अगर आप 0 मानते हो तो पूरा एक बार लैच कंप्लीट होने के बाद क्यू की वैल्यू को 0 ही दे देता है, और जब आप क्यू की वैल्यू को 1 मानते हो तो पूरी तरीके से लैच एग्जीक्यूट होने के बाद क्यू की वैल्यू को 1 ही दे देता है। तो इसका मतलब जो क्यू की वैल्यू आप एज्यूम कर रहे हो वही वैल्यू आपको वापस से मिल जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नो चेंज। अगर क्यू की वैल्यू 0 होगी तो 0 ही रहेगी, अगर क्यू की वैल्यू होगी 1 तो 1 ही रहेगी। इसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आगे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस टाइप से रहेगा। हर एक टाइप के सर्किट के लिए आपको एक डिजाइन करके देना पड़ता है सर्किट, दोनों को बना बना करके देना पड़ता है, कैसे कैसे बनेगा करके। हर एक कंडीशन के लिए एक एक इस टाइप से डिजाइन करके देना पड़ता है। जैसे कि आपने एस में 0 डाला, आर में 1 डाला, तो क्या होगा, जैसे ही आप एस में 0 डाल दिए तो 0 डालने के बाद आपको पता है वो तो एग्जीक्यूट कर जाएगा। एस में जैसे ही आपने 0 डाला तो आपको पता चलेगा कि एग्जीक्यूट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 ही मिलता है ना। और इस वाले में 1 डाला था तो ये 1 घूम करके यहाँ आया, तो 1 1 का आउटपुट क्या हुआ, 0 हुआ। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, सबसे पहले ये देखते हैं। यहाँ 0 मिल रहा है तो यहाँ 1 मिलना चाहिए, यहाँ 1 मिल रहा है तो यहाँ 0 मिलना चाहिए, तो मिल रहा है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस 0 को यहाँ से घुमा के यहाँ भेजते हैं, कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, तो अगेन 0 0 डालने से 1 मिल गया। फिर से 1 घूम के आया, 1 1 से ये 0 मिल गया, और ये बार बार भी रिपीट करने के बाद दोनों सेम रहेंगे। इसका मतलब ये गेट ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी आ रहे हैं और आपका स्टोरेज भी प्रॉपर है। तो कभी भी किसी को 1 की जरूरत है तो क्यू वाले से ले लेगा, कभी किसी को जरूरत है 0 की तो क्यू डैश से ले लेगा, क्योंकि तो ये मेमोरी जैसे काम करने लगे हैं। वैसे ही कंडीशन आगे देखेंगे तो ये वाला देख लीजिए, इसमें ऊपर वाले में 1 डाले, नीचे वाले में 0 डाले, तो नीचे वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही 0 देखेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि 0 देखते ही आपका क्या होता है, आउटपुट मिलना है 1, आपको पता है, तो नीचे वाला गेट एग्जीक्यूट हो जाएगा सबसे पहले और उसका आउटपुट 1 मिल जाएगा। ये वाला आउटपुट 1 मिल जाएगा नीचे वाला गेट, क्योंकि एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिल जाएगा। फिर ये 1 घूम के ऊपर जाएगा 1 1, तो नैंड गेट का आउटपुट इसमें 0 होता है तो 0 मिलेगा। अगेन ये 0 घूम के यहाँ पे आया 0 0, फिर से 1 मिलेगा, मतलब 1 1 बार 1 1 1 1 यहाँ मिलते रहेगा और बार बार यहाँ पे 0 0 0 मिलते रहेगा। अगेन ये एक तरीके का आपका स्टोरेज डिवाइस बन गया, जहाँ पे जब भी आपको 0 की जरूरत है तो क्यू से ले लो, जब आपको 1 की जरूरत है तो क्यू डैश से ले लो। तो ये एक लैच सर्किट होता है जो कि स्टोरेज के काम आता है, टेम्परेरी स्टोरेज है जो कि 1 बिट स्टोर कर सकता है, और क्यू डैश दो आपके आउटपुट जनरेट करता है।